नाजरीन आदाब। इस भरी दोपहरी में आप हैं, मैं हूं और देखिए हैं कुछ लम्हे फुर्सत के। तो चलिए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आज मैं आपको लेके चलती हूँ मेरी साथी रोमा के पास। भाई मेरी बहुत दिन से रोमा से मुलाकात नहीं हुई है, तो चलिए आज आपकी भी मुलाकात करवाती हूँ मेरी साथी रोमा से। हेलो रोमा, कैसी हो? अर्चना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हो? बिल्कुल सही। क्या बात है, बड़ी फिट लग रही हो। बस पूछो मत, ये फिट रहने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता। जिम जाना पड़ता है, डाइट करनी पड़ती है और खाने में तो बहुत सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं। सेक्रीफाइस क्यों करती हो भाई? खाओ पियो और फिट भी रहो। ये कैसे पॉसिबल है? ये बिल्कुल मुमकिन है। तो चलो तुम्हें लेके चलती हूँ अनीता जी के पास, जो ना कि टेस्टी खाना बनाती हैं बल्कि हेल्दी भी बनाती हैं, और चावल और मैदा से नहीं बल्कि मिलेट से। जी अनीता जी, कैसी हैं आप? बहुत अच्छी। लीजिए, आज मैं फिर आपके पास आ गई हूँ। आपका स्वागत है जी। यूँ तो हम खवातीन को हमेशा कुछ ना कुछ खाने का, कुछ बनाने का शौक होता है, तो आज आप ऐसा क्या नया हमें बनाकर खिलाने वाली हैं? आज मैं आपको ज्वार के मफिन खिलाऊंगी और बना के दिखाऊंगी कैसे बनाने हैं। भाई वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आप मफिन बनाने वाली हैं, वो भी मैदा का ना यूज़ करके आप ज्वार का यूज़ करने वाली हैं। हाँ, तो फिर देर किस बात की है, चलिए बनाते हैं। चलिए मैं आपको बताती हूँ कैसे बनाना है। आइए मैं आपको ज्वार मफिन्स के इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। 80 ग्राम्स ज्वार है। ये ग्लूटेन फ्री होता है, इसमें बाइंडिंग नहीं होती, इसके लिए थोड़ा सा हमको मैदा डालना होगा। 20 ग्राम मैदा, 50 ग्राम पिसी चीनी, 125 ग्राम दही, पिंच ऑफ सॉल्ट, 1/4 टीस्पून मीठा सोडा, हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर, 65 ग्राम्स ऑयल, डेकोरेशन के लिए बादाम, फ्रेग्रेंस के लिए रस मलाई फ्लेवर, कलर के लिए येलो कलर। आइए अब इनको मफिन्स को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें दही लेंगे। उसमें चीनी डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको 2-3 मिनट अच्छे से मिक्स करना है ताकि ये फ्लफी हो जाए थोड़ा। अब इसमें मीठा सोडा, बेकिंग पाउडर, डाल के फिर से थोड़ा हिलाएंगे। अगर इसको ज़्यादा स्टीर नहीं करेंगे तो शायद इसमें लम्स आ जाते हैं। हाँ जी। और इसको 1 से 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो अब नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स आप इसमें क्या डालने वाली हैं? हाँ, इसमें इसके बाद हम तेल डालेंगे और फ्रेग्रेंस और कलर्स डालेंगे और फिर स्टीव करके इसमें मैदा और ज्वार डालेंगे। जी। इसमें अब मैं थोड़ा तेल डालती हूँ। तो 3 नॉर्मल कुकिंग ऑयल है या हाँ, कुछ? कोई जी। खुशबू नहीं होनी चाहिए ऑयल में। जी। और मस्टर्ड ऑयल नहीं होना चाहिए, उसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग खुशबू होती है तो उससे फिर मफिन। अब इसमें हम रसमलाई का फ्लेवर डालेंगे और थोड़ा सा कलर। ये नॉर्मल फूड कलर आपने इसमें डाला हाँ, है? नॉर्मल फूड कलर। अरे वाह, ये तो एकदम बहुत ही खिलता हुआ इसका येलो कलर हाँ, एकदम आया है। और अभी जब आप इसको कुक करेंगे तो फिर देखना, काट के दिखाएंगे हम आपको कितना सुंदर लगता है। और पिंच ऑफ सॉल्ट, किसी भी मीठी चीज़ में पिंच ऑफ सॉल्ट डालने से उसका मीठापन और भी अच्छा लगता है। तो हर मीठी चीज़ में 1 पिंच सॉल्ट जरूर डालना चाहिए। ये तो बड़ी अच्छी बात आपने बताई कि 1 चुटकी अगर हम उसमें नमक डाल देंगे तो इसके जो स्वाद में और भी इजाफा हो हाँ। सकता है। अब इसमें हम ज्वार डालेंगे और मैदा। इसको छान कर हमें इसमें मिलाना है। इनको हमेशा छान के ही डालना चाहिए, कोई लंप हो तो वो भी उसमें निकल जाता है। इसलिए जब भी मफिन, केक कुछ भी बनाएं
तो मैदा को, ज्वार को, सब चीज़ों को छान के ही डालना है। और ज्वार तो कहते हैं कि सेहत के लिए बड़ा हेल्दी भी होता है। हाँ, और हर मौसम में हम खा सकते हैं। ये देखो जैसे ज्वार में थोड़ा सा ये रह गया, तो इसके लिए इसको छानना बहुत ही ज़रूरी है। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अनीता जी, तो सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है कि मफिन्स भी खा सकते हैं हम, और साथ के साथ उसमें सेहत की भी इतनी चीज़ें आपने जो डाल दी हैं, तो इसमें सेहत का भी बहुत इजाफा होगा इससे। हाँ, जी बिल्कुल। अब इसको हम मफिन के कप्स में डाल के ओटीजी में गर्म बेक करने के लिए रखते हैं। और इसको बेक कितनी देर के लिए तकरीबन करना इसको होगा? 180 डिग्री पे 10 to 15 मिनट्स के लिए बेक करना है। और बेकिंग के ये जो कप्स जो आपने रखे हैं, तो ये मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं? हाँ, इजीली अवेलेबल है, और इसमें बहुत साइजेस और बहुत कलर्स भी मिल जाते हैं। और इसमें कितनी कितनी क्वांटिटी इसमें डालनी होगी? इसमें हाफ से लेके 3/4 कप तक डाल सकते हैं, ताकि इसको एक्सपायर फूलने के लिए भी जगह मिले उसमें मफिन कप में, नहीं तो उसे बाहर आ जाएगा अच्छे से सेट हो जाए तब। हाँ जी। मतलब ऊपर इनको ये फूलेंगे, इनको स्पेस चाहिए फूलने के लिए, तो कभी भी ऊपर तक नहीं भरना कप को। ये आपने बड़ी अच्छी बात बताई है कि जब ये मफिन बनाएं तो इनको बिल्कुल ऊपर तक ना भरें, हाँ, ताकि ये थोड़ा मफिन हाँ, नहीं तो फूलेंगे भी। वो ओवरफ्लो हो जाएंगे ना, जी। ऊपर तक करेंगे तो हम इसको, तो इसलिए थोड़ा इनको 3/4 कप भरे और फूलने के लिए इसके लिए जगह छोड़ें। आपने शायद जो फ्लेवर डाला है उससे अभी से इसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही है, तो ये बनने के बाद जाहिर सी बातें बहुत अच्छी होने वाली हैं। हाँ, रसमलाई फ्लेवर वैसे भी बच्चे बड़ों सबको बहुत पसंद आता है। इसको ऊपर से ये आलमंड से, बादाम से डेकोरेट कर दीजिए। किसी भी इसको ड्राई बेक फ्रूट से इसके ऊपर से हाँ, गार्निश कर कोई सकते भी हैं। ड्राई फ्रूट जो भी घर में हो उससे डेकोरेट करके इसको बेकिंग के लिए रख देते हैं। तो ये बिल्कुल रेडी है बेकिंग के हाँ लिए। जी। देखिए अभी हमारे मफिन्स तैयार हो चुके हैं। और 15 मिनट में सिर्फ इतनी अच्छे से आपने ये मफिन बनाकर तैयार कर दिए, ये तो मुझे यकीन भी नहीं हो रहा है। जी आप इनको टेस्ट करके देखिए, जी बिल्कुल। पता तो तब लगेगा आपको। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये एक बहुत अच्छे स्वादिष्ट डिश है और ये हेल्दी भी है। जी जी अनीता जी, मैं तो ये सोच भी नहीं सकती कि ये इतने स्वादिष्ट, इतने लजीज हैं और सेहत के लिहाज से भी ये बहुत अच्छे हैं। तो ज्वार के ये मफिन शायद पहली बार ही हमारे दर्शक भी देख रहे होंगे, तो बहुत अच्छा लगा आपसे ये रेसिपी हमको सीख कर। मैं आपको इसमें काट के दिखाती हूँ ये कितना फ्लफी और कितना अच्छा है। ये देखिए पूरा फ्लफी है। और अब मैं ये इनको देती हूँ कि ये टेस्ट भी करके बताएंगे इनको कैसा लगा। भाई वाह, खाने के लिए कुछ मीठा भी है और कुछ हेल्दी भी है, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं जल्दी से इसे टेस्ट करती हूँ। मैं भी उत्सुक हूँ जानने के लिए मेरी नई रेसिपी आपको कैसी लगी। ये बहुत लजीज है और ये आपने इतने कम समय में ये बनाई है, ये बहुत अच्छी बात है। ये आप देख सकते हैं कि ज्वार के साथ आपने ये बनाई है जी, क्योंकि मफिन्स तो अमूमन लोग मैदा से बनाते हैं। जी अनीता जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज आपने बहुत अच्छी डिश हमें जो बनाकर खिलाई है, ये हेल्दी के साथ साथ बहुत टेस्टी भी है जी। और उम्मीद करती हूँ ये हमारे दर्शकों को भी बहुत अच्छी लगेगी, वो इसे बनाएंगे और मुझे लगता है बेशक वो इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। मेरे पास आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको मेरी डिश पसंद आई है तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। मेरे को आप सदा आते रहना और मैं आपको ऐसे नई नई डिशेस बना के खिलाती रहूँगी, और आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ही मूल्यवान है। तो भाई मेरी दोस्त रोमा को तो ये मफ़िन बहुत पसंद आई और वो चली गई हैं इसे ट्राई करने के लिए। अब मैं आपको लेके चलती हूँ मेरे साथी महराज के पास, जो हमें मिलवाएंगे एक ऐसी खातून से जो बहुत ही बेहतरीन सामान बनाती हैं, और वो भी घास से। जी हाँ, यकीन नहीं आ रहा ना आपको? तो चलिए खुद देख लीजिए। नाज़रीन आदाब, आपका एक बार फिर खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम कुछ लम्हे फुर्सत के में।
हम हर बार हाजिर होते हैं एक ऐसी शख्सियत के साथ जिनका ताल्लुक़ होता है किसी ऐसी फील्ड से जिसमें कामयाबी हासिल करने के लिए उन्हें बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है। आज एक ऐसी खातून हमारे साथ हैं रूबी देवी जी, जिनका ताल्लुक़ मधुबनी बिहार से है और उन्होंने अपने हाथों से बने हुए, जिसे कहते हैं हम घास से बनाकर जो सामान बनता है उसको बनाती हैं वो, और उससे तमाम जगह पर उन्होंने एक नाम और शोहरत कमाया है और इस फील्ड में कामयाबी हासिल की है। तो आइए खैर मकदम करते हैं उनका। रूबी जी, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू। नमस्ते। मैम, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आपने जो है इसकी शुरुआत किस उम्र में की, किस उम्र में आपने जो है ये सामान बनाना शुरू किया? मैं 12-13 साल की उम्र से ही चालू कर दी, क्योंकि मम्मी ट्रेनिंग दे रही थी तो घास गिरा रहा था, महिला लोग सीख के जाती थी। फिर उस घास से मैं पंखा उंखा बनाना चालू कर दी और होते होते बहुत सारे आइटम मैं अब बना रही हूँ और फ्री ऑफ कॉस्ट सबको सिखा भी रही हूँ। महिला सब इससे रोजी रोटी अच्छा कमा लेते हैं। ये जो सामान है ये आपके पेरेंट्स ही बनाते थे पहले? हाँ, ये मतलब मेरे आपको पुश्तैनी आर्ट है। हाँ, अच्छा, ये आपको पुश्तैनी आर्ट, ये विरासत में मिला है? जी जी जी। तो ये जब आपने इसको सीखना शुरू किया तो किस वक्त आपको ये मधुबनी बिहार से और निकलकर बाहर आने में आपको मदद मिली? 1984 से जैसे कि मम्मी लोग कर रही थी तो वहाँ पे बहुत कम कलाकार उस टाइम बाहर निकलते थे, तो फिर मधुबनी से हमारे ऑफिसर गेट कलाकार को उस टाइम ढूंढा जाता था। फिर ढूंढ के एग्जीबिशन मुंबई भेजे, हर जगह भेजे, तो इससे कमाई का एक दरिया बन गया। तो फिर मम्मी सबको सिखाने भी लगी और हर महिला कर रही है अभी भी। मैं भी कर रही हूँ, सिंगापुर, श्रीलंका वर्कशॉप देने गई। बहुत अच्छा लगता है जब कोई सीखता है। जो लुप्त होते जा रहा है घास का आर्ट, ये घास होता है, नेचुरल है। रोटी बॉक्स हो गया, ज्वेलरी, मैट, फिगर, अनेकों प्रकार का आइटम बनता है, तो बहुत अच्छा लगता है ये चीज़। तो इसमें आप ज्वेलरी बॉक्स है, आर्ट्स है, जब आपने ये शुरू किया, जब जैसे कि आपके पेरेंट्स बनाया करते थे, तो क्या उन्होंने आपको सपोर्ट किया कि नहीं जिस फील्ड में हमें तुम उस फील्ड में जाओ, या आपको रोका कि नहीं तुम मत जाओ इस फील्ड में? नहीं, रोके कभी नहीं, क्योंकि वो तो चाहते थे कि जो भी, मैं सिस्टर हूँ, भाई सब जहाँ भी हूँ, इसको लेके आगे बढ़ाना है, क्योंकि ये चीज़ लुप्त होते जा रहा है। तो जब आपको शादी के बाद जैसे कि आपको दिक्कतें आई, फिर वहाँ से निकलकर जब आप दिल्ली में आई तो यहाँ कैसे शुरुआत हुई? मतलब आप तो ये गांव में अपने लिए बनाया करती थी, जी, ये जी। लोगों तक कैसे पहुँचाया आपने इसे? ये जैसे कि मैं यहाँ पे घास भूस लेके मम्मी लोग आती थी वर्कशॉप देने, ला के यहाँ या कहीं भी प्रगति मैदान वगैरह, तो सब घास छोड़ के जाती थी। और मैं सोची कि जो बैठे घर में तो कुछ, ये हमारे हस्बैंड ऑटो ही चलाते थे, तो घर में रोजी तो चाहिए, थोड़ा दिक्कत होता है भाड़ा पे रहने पे, तो हम करने लगे। फिर जाके मैंने सोची महिला सब ऐसे बैठी हैं तो फिर उनको भी मैं सिखाती हूँ। सब आते हैं, यहाँ भी यूपी के हैं, जहाँ जहाँ के महिला सब हैं, सब भी मिलके हम लोग सामान तैयार करते हैं, फिर एग्जीबिशन करके उसको मार्केटिंग करके पैसे दे देते हैं सब। आप जैसे कि फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाते हैं, तो क्या ये मतलब आपको नहीं लगता कि उनके पैसे लेकर भी सिखाया जा सकता है, या सिर्फ ये मतलब एक वो है, श्रद्धा है, मोहब्बत है इस आर्ट से? नहीं, ये चीज़ जिंदा रहना चाहिए, क्योंकि कितने ये सोचते हैं कि हमें कुछ फीस देना पड़ेगा, तो काम से कतराते हैं। जी। एक तो मेहनत है, हार्ड वर्क है, थोड़ा घास है, तो पर उनको बोलती हूँ कि आप लोग फ्री में सीखिए, अच्छा लगता है, आप करिएगा कुछ घर बैठे से। अच्छा है कि आपको कुछ मिलेगा पति से, अगर दिक्कत होता है देने में पैसे, तो फिर वो लोग सीखती है, अच्छा से लगता है वो भी। तो ये रूबी जी, ये कितने टाइम पे जो है इसे सीखा जा सकता है अगर कोई इसे शुरू करना चाहे सीखने के लिए? तो सीखने वाले 10 दिन में भी सीखते हैं, और ज़्यादा आइटम सीखना हो अगर तो उसको 1 मंथ 6 मंथ चाहिए पूरे फुल कोर्स के लिए। अच्छा, हाँ, 1 मंथ से 6 मंथ में वो पूरा हाँ, सीख सकता पूरे है अच्छे तरीके से। और इसमें कितनी लागत आती है, कितना पैसा लगता है इसमें? लागत तो घास है उतना नहीं है, 400 रुपये किलो ग्रास है, बट कलर 1000 रुपये नेचुरल कलर करते हैं इससे, तो लागत उतना नहीं है, बट मेहनत है। पानी में गीला करके एक एक स्टिक को हम सॉफ्ट करके फिर जाके बूविंग करके सारे चूड़ी वगैरह, फिगर, जितना भी आइटम होता है सब तैयार करते हैं इसे। अगर इसको कोई शुरू करना चाहे तो वो कैसे इस फील्ड में को शुरू कर सकता है, कैसे उसमें कदम रख सकता है? ये इसका ट्रेनिंग सेंटर चल रहा है यहाँ पे उद्योग बिहार भवन उपेंद्र महारथी में, तो जिसे भी सीखना हो तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ सिखाते हैं बच्चे को, और देते भी हैं बल्कि सीखने के लिए पैसे 300 रुपये पर डे। अच्छा। हॉस्टल वगैरह देते हैं, आप लोग वहाँ भी सीख सकते हैं। हम लोग टीचर में वहाँ काम करते हैं, जैसे सिस्टर है, सब एवॉर्डी है, जो राज एवॉर्डी होते हैं उन्हें टीचर देते हैं उसके लिए, तो उपेंद्र महारथी द्वारा वहाँ पे सिखाया जाता है। अच्छा, ये जो है आप पहले एग्जीबिशन में जो है आपका ये तमाम चीज़ें वहाँ पर दिखाई जाती हैं, अब आप सिंगापुर गई, श्रीलंका गई, तो वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा? वहाँ पर मतलब आपको कैसे, क्या हिंदुस्तानी ज़्यादा सीख रहे थे या वहाँ वाले ज़्यादा सीख रहे थे? नहीं, वही वाले ज़्यादा सीख रहे अच्छा। थे, क्योंकि वहाँ के लोग थे ज़्यादातर, और 1-2 ही चने के थे।
तो ये रूबी जी, दूसरे मुल्कों में जैसे आपने सिखाया, जी, उनके साथ आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा। ये जो अलग अलग एग्जीबिशन लगाती हैं, उसमें किस तरीके की दिक्कतें आती हैं, किस तरीके से लोग वहाँ पर आपको अप्रोच करते हैं? दिक्कत ये आती है कि जैसे उनको रेट बताती हूँ तो महंगा लगता है। ये चीज़ बोलते हैं कि घास का ही तो है, तो इतना महंगा क्यों दे रहे हैं। बट उन्हें बहुत समझाती हूँ तो अच्छे से फिर प्राइस दे के जाते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें जो बनती हैं और उसके बाद जब आप इसे बाज़ार में बेचती हैं, तो बाज़ार में जब बेचते हैं लोग उसको किस तरीके से लेते हैं? सिर्फ इसलिए क्योंकि ये घास से बना हुआ है, जो प्राइस आप रखते हैं उसके मुनासिब मिल जाता है? हाँ, मिल जाता है। एक्चुअली ये शुभ ग्रास होता है, तो हमारे बिहार में है परंपरा की शादी के अवसर पे देना ही देना है। जैसे डलिया वगैरह है या रोटी बॉक्स, ज्वेलरी बॉक्स, पर्पस यही था कि हमारे बुजुर्ग जो थे, दादी नानी, तो वो बनाती थी बेटी पे, खास पे हाथ के सामान सारे आइटम तैयार करते थे कि लड़की को देना है, शादी है। इसी पर्पस से ये चीज़ शुभ ग्रास होता है, सिक्की ग्रास। ये इसकी उम्र कितनी होती है, कितने सालों तक ये मतलब ख़राब नहीं होता? 20 साल तो गारंटी के साथ है। अच्छा, 20 साल और ले उससे लंबा भी आप रख सकते हैं अच्छे से, म्यूजियम में 30-40 साल तक रह जाते हैं आराम से। अच्छा, तो ये जो परंपरा है और ये जो एक कहे कि विरासत में आपको मिली है, और आप पूरी कोशिश कर रही हैं कि ये जो मधुबनी की जान ये है, जिंदा शान है, इसे मतलब बचा कर रहे, रखा जाए। हाँ, हर जगह रहे, फैले और भी अच्छा रोजी रोटी आदमी कमाए इससे। तो ये अभी आप कितने जो है खातून को सिखा रही हैं ये काम? ये है 250 महिला को मैं ससुराल में भी सिखा रखी हूँ, बाकी में जी। और यहाँ भी 50 महिला है मेरे पास। अच्छा, वो सीख रही हैं आप? सीख रखी तो मतलब आप इसके जरिए जो है रोजगार ले भी रही हैं, लोगों को रोजगार दे भी रही हैं। बहुत बढ़िया। तो ये हम चाहेंगे कि अगर आप हमें कुछ बनाकर दिखा सकें। जी जी जरूर। तो एक सुआ, एक जो है ये टोंक से आप ये पूरा बना देती हैं, जिसे हम उर्दू, जिसे बिहार में सुआ भी कहा जाता है। जी जी जी। और ये जो है पूरा सिर्फ ये घास है, फिर इसे कलर किया जाता है नेचुरल कलर। हाँ, जो कि पानी पे लगने पे भी नहीं छूटता है ये। हाँ। तो ये नेचुरल कलर बना बनाया मार्केट में मिल जाता है या आप खुद बनाते हैं? नहीं, मधुबनी में बनाते हैं आदिवासी लोग जो है वो बनाते हैं, हम लोग भी बनाते थे। और यहाँ दिल्ली में कैसे मिलता है? और सर लाना पड़ता है, वहीं से मैं लाती हूँ। अच्छा, वहीं बिहार से ही लाना पड़ता है? हाँ, मधुबनी से। अच्छा, सिक्की कलर बोलना पड़ता है, फिर वो नेचुरल कलर तैयार करके देते हैं हम लोगों को। अच्छा। मार्केट का कलर इस पे चढ़ता नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो ये मधुबनी से आप स्पेशली इसको लाती हैं, फिर इसको बनाकर फिर यहाँ पर जो है आप इसे सेल करती हैं। तो नाज़रीन, आपने देखा कि रूबी देवी जी क्या ही खूबसूरत तरीके से सामान बनाती हैं और इसे सिर्फ एक औजार से बनाया जाता है। हमारी भी यही कोशिश है कि आप लोग इसे सीखें और ये जो कहें कि ये हमारी विरासत जो है इसे संभाल कर रखें, ताकि आने वाली नस्लों भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। उम्मीद है कि आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। हमें दें इजाज़त और अपना रखें ख्याल। अल्लाह हाफिज़। नाज़रीन, तो आपको आज का ये हमारा एपिसोड कैसा लगा? मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा। तो चलिए, मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ। खुदा हाफिज़। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होती है।